पुलिस स्टेशन के अंदर तेज रोशनी वाली ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी। मोना और भैरवी तेजी से अंदर घुसी। उनके चेहरे पर डर, गुस्सा और बेचैनी साफ झलक रही थी। ड्यूटी पर मौजूद इंस्पेक्टर एक मोटा आदमी था जो आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। मोना सीधे उसकी टेबल के पास पहुंची। सर, हमें आपकी मदद चाहिए, उसने हाँफते हुए कहा। इंस्पेक्टर ने उसकी ओर देखा, फिर अलमारी से अपना रजिस्टर निकालने लगा। क्या हुआ? हमारी दोस्त रिद्धिमा का अपहरण हो गया है, भैरवी बोली। इंस्पेक्टर ने चाय का कप नीचे रखा और थोड़ा गंभीर हुआ। किसने किया अपहरण? अभय सिंह सिसोदिया ने। मोना के मुंह से जैसे ही ये नाम निकला, इंस्पेक्टर की आंखें चौड़ी हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह झटके से कुर्सी से खड़ा हो गया और टेबल पर रखी फाइलें इधर उधर करने लगा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। फिर उसने मोना और भैरवी की तरफ घबराई नजरों से देखा और धीमे स्वर में बोला, लड़कियों, अपनी सहेली को भूल जाओ। क्या? मोना और भैरवी दोनों एक साथ चिल्लाईं। इंस्पेक्टर ने माथे पर छलक आए पसीने को रुमाल से पोंछा। अभय सिन्हा सिसोदिया, वह जोधपुर का होने वाला हुक्म सा है। सिर्फ नाम ही काफी है किसी को खामोश करने के लिए। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। उसके काली दुनिया से भी नाते हैं। तुम्हें समझना चाहिए कि उससे टकराने का मतलब मौत को न्योता देना है। लेकिन सर, वह हमारी दोस्त है, हम उसे ऐसे छोड़ नहीं सकते। भैरवी गुस्से में बोली, देखो बेटा, ये मैं तुम दोनों के भले के लिए कह रहा हूँ। चली जाओ यहाँ से और इस मामले को भूल जाओ। इंस्पेक्टर ने ठंडे लहजे में कहा। मोना की आंखों में गुस्से की लपटें जल उठीं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और फिर बिना कुछ कहे भैरवी का हाथ पकड़कर बाहर निकल गई। बाहर आते ही भैरवी ने घबराए स्वर में कहा, मोना, अभय सच में बहुत खतरनाक इंसान है। अब हम रिद्धिमा को उसके चंगुल से कैसे बचाएंगे? मोना ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में बोली, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। भैरवी ने मोना की आंखों में देखा। वहां कुछ कर गुजरने की आग जल रही थी। मोना अपने दिमाग में कोई योजना बना रही थी। बिना कुछ कहे दोनों ने एक टैक्सी ली और कहीं निकल पड़ी। अभय के आलीशान बंगले के लिविंग हॉल में हल्की रोशनी थी। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे बीच बीच में बरसात की बूंदों की आवाज तोड़ रही थी। अभय और लक्षित काउच पर बैठे ड्रिंक कर रहे थे। अभय का चेहरा गंभीर था, जबकि लक्षित के होंठों पर हल्की मुस्कान थी। वहीं कोने में रिद्धिमा खड़ी थी। उसके दोनों हाथ कान पकड़ने की मुद्रा में थे और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वह कांप रही थी, शायद ठंड से, शायद डर से। लक्षित ने अपनी ग्लास घुमाते हुए अभय की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, तो इस लड़की को इसके भागने पर कोई सजा दोगे? अभय ने रिद्धिमा पर नजर डाली, फिर उसकी आंखों में सीधा देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, सजा तो इसे जरूर मिलेगी, लेकिन कमरे में। लक्षित ने रिद्धिमा के कांपते पैरों की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, यार, तुम्हें सच में लगता है कि इस नन्ही सी चूहे जैसी लड़की ने तुम्हारी वाइफ को मार डाला? अभय ने आंखें बंद की, फिर गहरी सांस लेकर बोला, इसके लालच ने इसे ऐसा करने पर मजबूर किया। रिद्धिमा ने सिसकते हुए कहा, मैंने बिपाशा को नहीं मारा और मुझे कोई लालच नहीं था। अभय धीरे धीरे अपनी जगह से उठा और तेज कदमों से रिद्धिमा की तरफ बढ़ा। उसके पास आकर उसने गुस्से से रिद्धिमा का गाल दबाया और दांत भींचते हुए बोला, सिसोदिया खान की बहू बनने का लालच, हुकूमत का लालच। बचपन से ही तुम्हें मुझसे नहीं, हमारी दौलत और शोहरत से प्यार था। रिद्धिमा ने रोते हुए सिर हिलाया। नहीं अभय, मैंने तुमसे प्यार किया था, सिर्फ तुमसे, तुम्हारी दौलत से नहीं। लेकिन अभय को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। उसका गुस्सा और बढ़ गया। बिना कुछ और सुने उसने रिद्धिमा को झटके से अपने कंधे पर उठाया और कमरे की तरफ बढ़ गया। रिद्धिमा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अभय की पकड़ मजबूत थी। वह लगातार रोते हुए कहती रही, अभय प्लीज, मेरी बात तो सुनो। लेकिन अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। लक्षित काउच से उठा और धीरे धीरे बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी उसे कमरे के अंदर से रिद्धिमा की दर्द भरी चीखें सुनाई दीं। लक्षित के कदम वहीं रुक गए। उसके दिमाग में अचानक वही रिद्धिमा याद आई, जो कभी उसके सामने खड़े होकर बिना किसी डर के उसे जवाब दिया करती थी। और आज वही लड़की बेबस थी, रो रही थी, चीख रही थी। उसके अंदर कुछ खटका। उसने तुरंत अभय के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए और दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने लगा। अभय, दरवाजा खोलो। भीतर से कोई जवाब नहीं आया।
लक्षित ने और जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। अभय, मैंने कहा दरवाजा खोलो। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। अभय सामने खड़ा था, सिर्फ एक तौलिए में। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा भावहीन। अभय ने ठंडी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लक्षित ने दरवाजे के अंदर झांकने की कोशिश की और तभी उसकी नजर रिद्धिमा पर पड़ी। वह कमरे के कोने में सिकुड़ी हुई थी, खुद को एक ब्लैंकेट से ढके हुए। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह कांप रही थी। लक्षित का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। लक्षित ने रिद्धिमा की हालत देखी, फिर अभय की आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे लगता है आज के लिए बस इतना काफी है। वैसे भी डॉक्टर ने मुझे बताया था ये रिद्धिमा बहुत ज्यादा कमजोर है, कहीं इसको कुछ हो न जाए। अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जोर से लक्षित के चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया। लक्षित वहीं खड़ा रहा उलझन में। उसके कानों में अभी भी रिद्धिमा की चीखें गूंज रही थीं। आधी रात का वक्त था। कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन माहौल में घुटन थी। बारिश अब भी जारी थी। खिड़की से आती बूंदों की आवाज कमरे की निस्तब्धता को और गहरा कर रही थी। अभय और रिद्धिमा एक ही ब्लैंकेट में थे। अभय उसे अपनी बाहों में लेकर सो रहा था, लेकिन रिद्धिमा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसकी सिसकियां हल्की थीं, मगर इतनी नहीं कि अभय को महसूस न हो। रिद्धिमा ने अपने आंसुओं से अभय का सीना भिगो दिया था। वह खुद को कोस रही थी। कैसे वह इस आदमी से प्यार कर बैठी? एक ऐसा आदमी जिसने हमेशा उसे शक की निगाहों से देखा, जिसने कभी उसकी सफाई पर भरोसा नहीं किया। अभय की पकड़ उसके इर्द गिर्द मजबूत थी, मानो वह उसे कहीं जाने नहीं देना चाहता हो। लेकिन रिद्धिमा को यह पकड़ बोझ लग रही थी। कुछ घंटे पहले ही यह आदमी उसे अपनी क्रूरता से तोड़ चुका था और अब उसकी बाहों में चैन से सो रहा था। रिद्धिमा की आंखों में अभय के पिछले कुछ घंटों का बर्ताव घूम रहा था। वह लड़खड़ाती आवाज में फुसफुसाई, कैसे आप इतने निष्ठुर हो सकते हो अभय जी? अभय की सांसें शांत थीं, जैसे वह सो रहा हो। रिद्धिमा का दिमाग अतीत की गलियों में चला गया। रिद्धिमा 8 साल की थी। उस रात उसे अकेले सोने में डर लग रहा था। तेज हवा खिड़की के पर्दों को उड़ा रही थी और परछाइयों से उसका मासूम दिल कांप उठा था। वह धीरे धीरे उठी और दौड़कर अभय के कमरे में चली गई। अभय, जो तब 15 साल का था, अपने बेड पर किताब पढ़ रहा था। रिद्धिमा ने दरवाजे के पास खड़े होकर डरते हुए कहा, अभय जी, मुझे डर लग रहा है। क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ? अभय ने उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे उसे अपने पास बुलाया। उसने बेड के एक तरफ जगह बना दी और रिद्धिमा को कंबल ओढ़ा दिया। खुद वह रात भर जागता रहा, ये देखने के लिए कि वह डरकर फिर से न उठे। रिद्धिमा जब भी डरकर आंखें खोलती, अभय को अपने पास बैठा पाती। उसकी मौजूदगी से उसे हिम्मत मिलती और वह फिर से सो जाती। वर्तमान में रिद्धिमा की आंखों में आंसू छलक आए। क्या ये वही अभय था जो कभी उसके डर को दूर करने के लिए पूरी रात जागा करता था, जो कभी उसकी मासूमियत की हिफाजत किया करता था? आज वही अभय उसके साथ इतना क्रूर कैसे हो सकता था? उसने हल्के से अपना सिर उठाया और अभय के चेहरे को देखा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरा तनाव में लग रहा था। रिद्धिमा ने धीरे से अपना छोटा सा चेहरा अभय के सीने में गाड़ दिया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, मगर दर्द से भरी हुई। अभय जी, मैंने बिपाशा को नहीं मारा, बल्कि मेरे साथ बिपाशा ने गलत किया था। अभय की सांसें थोड़ी गहरी हुई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और ठंडी आवाज में कहा, सो जाओ, वरना कुछ भी हो सकता है। रिद्धिमा का दिल जोर से धड़का। उसकी सांसें अटक गईं। ये वही अभय था जो उसे कभी डरने नहीं देता था और आज वही उसे डरा रहा था। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द अंदर ही रह गए। अभय ने अपनी बाहें कस दीं और उसे और करीब कर लिया। रिद्धिमा के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वह चाहकर भी खुद को इस कैद से आजाद नहीं कर पा रही थी। आखिरकार थक हार कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रात बीत गई, लेकिन रिद्धिमा की तकलीफ नहीं। हवेली की सुबह रिद्धिमा बालकनी में खड़ी थी। काली शर्ट जो उसने पहनी थी वो अभय की थी और उसके घुटनों तक आ रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा उसके खुले बालों से खेल रही थी। उसकी हरी आंखों में नफरत थी, लेकिन वो चाहकर भी अपनी नजरों को अभय से हटा नहीं पाई। हवेली के गार्डन में अभय पुश अप्स कर रहा था। उसकी शर्टलेस मस्कुलर बॉडी पर सुबह की हल्की धूप पड़ रही थी, जिससे उसका आकर्षण और बढ़ गया था। हर मूवमेंट के साथ उसकी मांसपेशियां उभर रही थीं। पसीने की बूंदें उसकी चौड़ी छाती पर चमक रही थी और वो पूरी तरह से अपने वर्कआउट में खोया हुआ था। रिद्धिमा की मुट्ठियां भिंच गईं।
अभय जी, आपने मेरे साथ जो किया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वो खुद से बुदबुदाई। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन इस दर्द के नीचे एक संकल्प भी छुपा था। उसने एक आखिरी बार अभय को देखा और फिर अंदर आ गई। कमरे में आकर वो बेड पर बैठ गई। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, वो अभय के चंगुल से कैसे निकले। अभय उसे समझने की कोशिश तक नहीं कर रहा था। उसने कभी उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया, बस अपनी जिद और शक में उसे कैद कर लिया था। रिद्धिमा का मन बेचैन हो गया। उसकी आंखें कमरे के दरवाजे की तरफ गईं। क्या वो यहाँ से भाग सकती है? लेकिन फिर दिमाग ने जवाब दिया, असंभव। अभय की यह हवेली किसी जेल से कम नहीं थी। बाहर भारी सिक्योरिटी थी, हर कोने पर गार्ड्स थे। यहाँ से भागना उतना ही मुश्किल था जितना किसी पिंजरे में बंद पंछी का खुले आसमान में उड़ पाना। रिद्धिमा सोच ही रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला। अभय अंदर आया। रिद्धिमा ने चौंककर उसकी तरफ देखा। अभय अब भी शर्टलेस था। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। उसकी गहरी काली आंखें सीधी रिद्धिमा पर टिकी थीं। कमरे में हल्की नमी थी, शायद बारिश की वजह से। अभय धीरे धीरे उसके पास आया और बिना कुछ कहे बेड के किनारे बैठ गया। रिद्धिमा ने नजरें फेर लीं। अभय ने उसकी ठुड्डी को उंगलियों से ऊपर किया, जिससे वो उसे देखने के लिए मजबूर हो गई। क्या सोच रही थी? उसकी आवाज में वही ठंडापन था जो हमेशा रहता था। रिद्धिमा ने उसकी उंगलियों को झटक दिया। आपसे कोई मतलब? उसकी आवाज में तीखापन था। अभय हल्का सा मुस्कुराया। मतलब तो है रिद्धिमा, उसने हल्के से कहा। तुम मेरी हो और तुम्हारे ख्यालों पर भी मेरा हक है। रिद्धिमा के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई।